Dimension. It is a class 9 chapter in physics. So let us talk about first of all about one dimension. We already know motion means moving. One dimension की आप बात करते हैं यहाँ पे motion one dimension का meaning क्या होता है? One dimension का मतलब होता है whenever a body moves in a straight line path. For example, a car is moving on a straight road will be an example of one dimension. Two dimension, if a car moves on a curved road, तो उसको हम लोग बोल देंगे टू डायमेंशन. थ्री डायमेंशन, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्पेस इट विल बी टर्म्ड एज थ्री डायमेंशंस. तो लेट अस टॉक अबाउट वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में जो फर्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़नी है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. What is a physical quantity? Any quantity that can be measured will be called as a physical quantity. मैं टाइम को मेजर कर सकता हूँ, मैं वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूँ, मैं कोई भी मास को मेजर कर सकता हूँ. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ तो दैट विल बी टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ वी हैव बीन कैटेगराइज्ड टू कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओवर हियर. एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, and the other quantity that we will talk about is the scalar quantity. Okay, vector quantity, scalar quantity. ऐसी quantities which have only magnitude, those quantities which have only magnitude are termed as scalar quantities. Magnitude का मतलब हो गया, for example यहाँ पे मैं लिख दूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 मीटर, यानी कि खाली और खाली मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू है उसके साथ में, उसमें कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है. मैं कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली और खाली क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू उसकी है. वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात करूँ, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं कह दूं इज इक्वल टू 24 मीटर, यहां तक तो सही है, डिस्टेंस भी हमारा 24 है, डिस्प्लेसमेंट भी 24 है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डायरेक्शन भी लिख दिया टुवर्ड्स नॉर्थ. तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, therefore we call them as vector quantities. साथ ही साथ में वेक्टर क्वांटिटीज में एक और बात होती है that we have to talk about. वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑलवेज रिटन एज सिंबल. जो भी क्वांटिटी होगी उसका सिंबल और एक एरो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी मुझे दिखानी है. वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मैंने लिखा और उसके ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे एक एरो बना दिया, एक एरो का साइन बना दिया. ये वेक्टर क्वांटिटी का हमारा ये सिंबलाइज करेगा. अगर वो हमारी वेलोसिटी प्लस में है तो सेम डायरेक्शन है, अगर माइनस में वेलोसिटी आ रही है फॉर एग्जांपल तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है. तो अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज में तो नेगेटिव में आती हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव में हम उसको लिखते हैं. And they do not have any direction involved and therefore they are always written in with a positive sign, यानी कि कोई साइन इसमें नहीं लिखेंगे. तो आगे हम लोग बात करते हैं about स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज तो डिटेल में. तो कुछ क्वांटिटीज हैं जो इनके बारे में यहाँ पे और डिस्क्राइब करेंगी. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. Let us talk in detail about distance and displacement. What actually we mean by distance and what we mean by displacement. Distance means the total path covered by an object. The total path covered by an object will be called as the distance. For example, a person moves from A to B, then B to C. इसने ट्रैवल करा 12 मीटर, देन 5 मीटर, यहाँ पे ट्रैवल करा, यानी कि डिस्टेंस इसका इस बॉडी का जो हुआ
इधर टोटल पाथ कवर्ड यानी कि बॉडी पहले यहाँ से यहाँ A से B गई और फिर B टू C गई, यानी कि डिस्टेंस A टू C कितना हुआ यहाँ पर 12 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया 17 मीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या था, यहाँ पे ए था, और फाइनल हमारा जो डेस्टिनेशन है दैट इज सी यहाँ पे। तो displacement depends only on the initial and the final position of the body। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे ये है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग देखेंगे ये है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज 13। ये यहाँ पे 13 हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया 13। डिस्प्लेसमेंट from A to C is equal to 13. That is, it only depends on the initial and the final position of the body, and it depends on the total path that the body has covered. Moving further, SI unit of both of them will be meter, meter, and CGS unit यहाँ दोनों के क्या होंगे सेंटीमीटर, इसका भी CGS unit क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के यूनिट्स में कोई भी चेंज नहीं है। साथ ही साथ में डिस्टेंस को हम लोग किसे क्या सिंबल देते हैं, डिस्टेंस को सिंबल इसका रहता है s, और इसका भी सिंबल हमारा यहाँ पे s होगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवर्ड यहाँ पे एक एरो मैंने बना दिया है, और एरो को अभी मैंने बताया था किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तभी मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया है, क्योंकि इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा है 13 मीटर फ्रॉम, यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख दूंगा फ्रॉम A टू C, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो गया और यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी है, एंड देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग फर्दर ऑन द टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इन सम केसेस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है A से B ट्रैवल कर रही है, 5 मीटर इसने ट्रैवल करा, तो ये इस केस में डिस्टेंस इसका क्या होगा 5 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो जितना डिस्टेंस हुआ उतना ही उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हुआ। यानी कि इस कुछ केसेस में डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस आल्सो। इस लेस देन डिस्टेंस कैसे, जैसे कि इस केस में भी हम लोगों ने देखा था, ये 12 था, ये 5 था, और ये 13 मीटर था, A B C। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ A to C, डिस्टेंस कितना हुआ A to C 12 plus 5 दैट इज 17 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा था दैट इज 13 मीटर। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, तभी हम लोग इसको समराइज करके ये कह देंगे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। This thing has to be kept in mind. Displacement is always less than equal to distance. Two more things that we have to talk about displacement, वो भी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बॉडी है, I have thrown the body vertically up, एक मैंने बॉल ली और उसको वर्टिकली अप थ्रो करा, और उसके बाद में थ्रो करने के बाद में वो कुछ देर ऊपर जाएगी। ये बॉल थी, बॉल को मैंने थ्रो कराया, ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में आफ्टर अटेनिंग सम हाइट द बॉडी विल अगेन फॉल डाउन एंड विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
यानी कि इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी और फाइनल पोजीशन भी बॉडी की ए ही है। इनिशियल पोजीशन बॉडी की यही थी और फाइनल पोजीशन भी बॉडी की यही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की यही है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर बॉडी ऊपर गई है, 5 मीटर बॉडी नीचे आई है फॉर एग्जांपल। तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू जाने का 5 मीटर, आने का 5 मीटर, यानी कितना हो गया? 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट बी? द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन उस बॉडी की क्या है? सेम ही है। तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जब भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी का सेम होगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बॉडी को अगर हम लोग बॉडी एयर में थ्रो करेंगे, थ्रो करने के बाद में यहां से गई और बाद में वापस मेरे हैंड पे वो बॉडी आ गई है, यानी कि उसने डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करा, फिर से नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का जीरो है क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। Now, talking one thing more about it, about distance and displacement. Talking about the circular motion. Okay. अगर बॉडी एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, एक साइक्लिस्ट है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ए पॉइंट से जाता है इधर 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 और वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है। इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी बॉडी की वही है। तो मैंने तुमको बताया था साइक्लिस्ट जब एक कंप्लीट राउंड ले लेगा, आफ्टर वन कंप्लीट राउंड उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की वही होगी एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट अगेन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। यानी कि जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम होती है द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। Now in this case what the distance will be? Since it is a circular motion, circular motion है इसका, तो ये क्या कहलाएगा? उसका circumference। वन कंप्लीट यहां से जाने पे यहां बॉडी आ जाती है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द circumference of the circular path that is 2 pi r, और r उस बॉडी का जो सेंटर से रेडियस हो। इसमें हम लोग r रख देंगे, पाई की वैल्यू हमको मालूम है 3.14 और 22/7, whatever value you are putting it over there or whatever the value has been given in the question, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप इसका circumference निकाल दोगे and you will be getting the distance. So the displacement will be zero in a circular path because the initial and the final positions of the body are same, but the distance will be equal to the circumference of the circle in which the body is traversing. Okay, moving further, हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं सेमी सर्कल में क्या केस होता है। एक सेमी सर्कल मुझे यहाँ पे दे रखा है, सेमी सर्कल है, इधर रेडियस आर इधर रेडियस आर, ये पूरा डायमीटर हो गया हमारा 2r और ये हमारा कितना, एक सेमी सर्कल पूरा दे रखा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखते हैं। तो मुझे क्या देखना है? बॉडी ए से गई और ये इस पोजीशन में बॉडी जा रही है, ए से बी ऐसे बॉडी जा रही है, सही है। बॉडी ए से बी जा रही है, यहाँ पे डिस्टेंस किसकी इक्वल हो गया? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और हाफ क्योंकि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है ना, आधी बुराई उसने ट्रैवल करी है, तो यानी कि हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 pi r, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्टेंस वो कितना यहाँ पे ट्रैवल करेगा will be equal to pi r। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो कि मैंने बताया था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ये हो गई और फाइनल पोजीशन बॉडी की ये हो गई है, एंड देयरफॉर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो ये है, एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी r plus r, that is 2r, or what we can say directly as the diameter of the semicircle. Moving further, now we are going to start with the topic speed and velocity.
स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगेन इट विल हैव ओनली अ मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर यहाँ पे कौन होगा, वेलोसिटी, इट विल बी having magnitude as well as direction involved with it. Okay, let us talk about speed and velocity. Okay, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा, स्पीड यहाँ पे एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी के पास में यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। दोनों का सिंबल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसका सिंबल V है और इसका सिंबल V, और ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक एरो भी ऊपर हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें एक एरो इन्वॉल्व होगा। अब मैंने बताया था तुम लोगों को स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट होगा डायरेक्शन उसका बॉडी में। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वरना ये पॉजिटिव होता है। फर्दर मूविंग, कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे बात कर लेते पहले। इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जाहिर सी बात है स्केलर है तो स्केलर पे डिपेंडेंट होगी। स्केलर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया द टोटल डिस्टेंस, मैंने बोला यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर पे डिपेंडेंट होगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका ये फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तभी ये अगर कभी भी बॉडी मूव करेगी तो उसमें स्पीड होगी, एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बात करें अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। इस फॉर्मूले की मदद से एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं, displacement in some cases is zero whenever a body is moving in a circular path or the body returns to its own original position from which the body started। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम होंगी उस केस में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो in some cases velocity can be zero also, but if the body has some distance, that is if the body is moving, then average speed will not be zero। अगर बॉडी मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड विल नॉट बी जीरो, बट वेलोसिटी विल बी जीरो। when will the velocity will be zero, if the initial and final position of the body is same, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब यह बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही होगी और या फिर एक पॉइंट से जाती है उसी पॉइंट पे वापस फिर से आ जाती है। फर्दर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे स्पीड का हम लोग को मालूम है क्या होता है, एसआई यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्दर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम, तो लेट अस टॉक अबाउट स्पीड फर्स्ट। स्पीड के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। तो स्पीड के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो स्पीड में दो चीजें यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट, एक तो हमारा है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, मैं लिख दूं या फिर मैं लिख दूं कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मैं बोल दूं सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड सिंपल वर्ड्स हो गए। यानी कि व्हेनेवर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, whenever a body covers equal distance in equal
इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। 13 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो पहले 40 मिनट्स में ए से बी, फिर से ये बॉडी ट्रैवल करती है 13 किलोमीटर में और फिर से 40 मिनट्स में, फिर से ट्रैवल करती है 13 किलोमीटर, फिर से 40 मिनट। इक्वल डिस्टेंस है and in equal interval of time and therefore the speed will be uniform. The speed uniform का मतलब होता है whenever the body covers equal distances in equal intervals of time, it is called as uniform speed. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर मैं बात करूं about variable speed, non-uniform speed or variable speed, that being the same thing over here. Okay, non-uniform speed यानी कि थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। when a body travels or covers equal distance, distance हमारा क्या है, equal है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, डिस्टेंस हर केस में क्या है, इक्वल है। 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर एक कार ट्रैवल कर रही है बार बार। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे होगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Full of time. Whenever the body covers equal distances in unequal interval of time, it will be termed as a non-uniform speed or variable speed. यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले 40 मिनट्स में, दूसरा 25 मिनट्स में, तेज थोड़ा चल गया और उसके बाद में हमारा हो गया फिर से 40 मिनट्स ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो स्पीड, यहाँ पे जो है डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, बट द टाइम इज डिफरेंट and therefore the body is traveling equal distances in unequal interval of time, therefore it will be termed as variable speed or non-uniform speed. Talking about the third one, the instantaneous speed. Instantaneous speed यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। Instantaneous speed, as the word is suggesting over here, at any instant, यानी कि जब हम स्पीड देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का एट एनी इंस्टेंट, यानी कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हम उस बॉडी का स्पीड देखना चाहेंगे, तो उस स्पीड को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम लोग कह देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के व्हीकल्स में एक स्पीडोमीटर दिया होता है, स्पीडोमीटर जिसपे तुम्हारे स्पीड दिखाता है, स्पीडोमीटर, वहां पे देखते होगे स्पीड चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि दैट स्पीडोमीटर गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, and with the speedometer there is attached an odometer that tells you the distance. Okay, talking further about the topic velocity, we were on velocity, let's talk about it. वेलोसिटी के बारे में हम कुछ बात कर ही चुके हैं, कुछ टॉपिक्स और हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पीड में था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही इसमें भी है। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा है इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, सेम है यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी ट्रैवल क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे कि स्पीड में हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में था वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन एक लाइन यहाँ पे और ऐड हो जाएगी, द बॉडी इज ट्रैवलिंग such that it covers equal distances in equal intervals of time in a specified
डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि स्पेसिफाइड का मतलब हो गया यहाँ पे हम मान लेते हैं सेम डायरेक्शन, यानी कि इफ द बॉडी covers equal distances in equal intervals of time and is traveling in the same direction, then we say that it is a uniform velocity. For example, a car is moving with a velocity of 24 kilometer per hour and is traveling on a same straight road. तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे देंगे नाम उसको। Then talking about non-uniform वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को देखना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इफ द बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, but in different directions. बॉडी ट्रैवल कैसे कर रही है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, कार पे नहीं जा रही थी, स्ट्रेट रोड पे जा रही थी। अब यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी सेम है, फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर मोशन में आ जाती है कार। सर्कुलर मोशन में आएगी तो मैं कहूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कार की क्या है, मैं सेम मानता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी उसकी है। अब लेकिन यहाँ पे वो उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे हर बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग ओवर हियर, इट विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। व्हाई, बिकॉज उसका देखो डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी डायरेक्शन उसका ऐसे है, जब कार ऐसे आ रही है ना, तो उसका भी उसका डायरेक्शन ऐसे है, हर उस पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड देयरफॉर वी टर्म इट एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसकी स्पीड वही है, स्पीड उसकी सेम है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, लेकिन बट विद डिफरेंट directions. Therefore, it is termed as non-uniform velocity or variable velocity. We will cover acceleration and the rest of the topics in the next part. That's all for today. Thank you.